भोपाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं भवानीपुर का खबर। जी हां, केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इनमें से एक भवानीपुर सीट भी है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वहां पर नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। हालांकि भवानीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव भी नंदीग्राम के संग्राम से कम नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी यहां पर ममता के खिलाफ बड़े चेहरे पर दाव लगाने का विचार कर रही है। अगर खबरों की माने तो बीजेपी की ओर से जिन संभावित उम्मीदवारों के नाम पर सबसे ज्यादा विचार हो रहा है, उनमें अभिनेता के नेता बने रुद्रनील घोष, पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय और पूर्व टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी और बीजेपी नेता डॉक्टर अनिबान गांगुली शामिल है। ममता बनर्जी साल 2011 और 2016 के चुनावों में भवानीपुर से ही जीती थी। तृणमूल कांग्रेस ने भवानीपुर, शमशेरगंज और जांगीपुर सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी जहां पर भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं जाकिर हुसैन जांगीपुर और अमीरुल इस्लाम शमशेरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच जहां पर कांग्रेस ममता के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का विचार कर रही है, वहीं भाजपा नेतृत्व 6 कद्दावर नेताओं के नाम पर चर्चा कर रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि ममता को भवानीपुर में झटका देने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो इसी पर है कि बंगाल में किस तरीके से भंवर में जो है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर कांग्रेस ने अभी तक एक भी राय यहां पर नहीं दी है। बंगाल में 30 सितंबर से उपचुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से एक भवानीपुर सीट भी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी भवानीपुर सीट से। इसके साथ ही हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिसमें सोफिया खान टीएमसी नेता बंगाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जॉय चौधरी नेता भाजपा बंगाल से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सवाल सोफिया जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि बताया जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर जो सीट है वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार, आदाब। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तो ये चुनाव लड़ना ही था। जैसा कि हम जानते हैं कि नंदीग्राम में जो चीज हुआ वो हम सब जानते हैं। बहुमत के साथ जीतने के बावजूद भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा। वो काफी इसके पीछे कई ऐसे मामले थे। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम आगे की तरफ देखेंगे। और आगे की तरफ देखते हुए बस अब हमारा यही देखना है कि ममता बनर्जी, जैसा कि बंगला नीचे मेके चाय के स्लोगन के साथ पूरे बंगाल में हमारा राज है, टीएमसी माँ माटी मानुष का राज है, उसी तरह से ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये एक फॉर्मेलिटी है, कह सकते हैं एक तरह की एक फॉर्मेलिटी है, जो फॉर्मेलिटी को पूरा करके मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये चुनाव जो है वो लड़ना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के सामने कोई भी तरह का चेहरा कोई आएगा जो उनको किसी भी तरह का मात दे पाए। मैं लोगों से भी यही अपील करूंगी कि जिस तरह से उन लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा सम्मान दिया, इतनी ज्यादा वोटों से जो है वो ममता बनर्जी, मेरा तो ये मानना है कि 205 जो सीट है वो ममता बनर्जी ही उस पर विराजमान थी और उन्होंने ही उस सीट को जीता है। तो यहाँ पर एक सीट की अगर बात आती है तो जाहिर सी बात है, जो जनता है, जो पब्लिक है, वो फिर से उतना ही ज्यादा प्यार देगी। जो वोटर्स हैं भवानीपुर, खासकर भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं, वो तो हम जानते हैं कि परंपरागत से वो सीट जो है हमेशा से ही ममता बनर्जी जीतती आई है। तो ये तो निसंदेह है कि ये सीट जो है फिर से जो है ममता बनर्जी जीतेंगी। मतलब आपने तय कर लिया है कि ममता बनर्जी? बिल्कुल। मैंने तय नहीं किया है, ये जनता ने तय किया है। जनता पहले से भी वो तो अभी तो खड़ी होंगी ना बहुमत के साथ। जी बिल्कुल, चलिए, मैं वही कह रही हूँ, एक तरह से फॉर्मेलिटी है हमारे लिए, जो फॉर्मेलिटी को पूरा करना है। और जनता की है वो काम के लिए ममता बनर्जी को, वो अपने काम, ममता बनर्जी ने जो बेड़ा उठाया था, जिस तरह से ममता बनर्जी का जो प्रॉमिसेस थे, जो उन्होंने वादे किए थे, वो वादे, वो जुमले नहीं होते। ममता बनर्जी के जो वादे हैं वो जुमले नहीं होते। ममता बनर्जी ने काम किया है बंगाल के लिए, इसी कारण जो है बहुमत के साथ जीता है उन्होंने। और इस बार भी फिर से ममता बनर्जी को कन्याश्री के लिए, रूपोश्री के लिए, जॉय बांग्ला के लिए और कई ऐसे स्कीम है, वो सारे चीजों को देखते हुए जो है पब्लिक फिर से ममता बनर्जी को ठीक है सोफिया, ठीक है। जॉय चौधरी जी, यहाँ पर अभी हम सोफिया खान जी से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बताया है कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, एक फॉर्मेलिटी भर है, जीतेंगी तो ममता बनर्जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहले इलेक्शन तो हो, इलेक्शन होने दीजिए, फिर कौन जीतता है कौन हारता है। इससे पहले भी मैंने नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ चुकी थी ममता बनर्जी, और वहां से भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इलेक्शन होने दीजिए, कौन जीतता है कौन हारता है 2 अक्टूबर को रिजल्ट आएगी, उस रिजल्ट में मालूम चल जाएगा। और इलाहाबाद काम करती है तो कितनी काम करती है बंगाल में,
ये यहाँ के यूथ बोल पाएंगे। कितनी सारे कल कारखाने, कितनी सारे फैक्ट्रियां यहाँ लगी है जिसमें कि यूथ के काम कर सके। सभी को भत्ता दे करके, चुनावी मुआवजे दे करके और कुछ पैसा दे करके लाइन में खड़े कर देने से पश्चिम बंगाल का चेहरा जो है नहीं बदल जाएगा। पश्चिम बंगाल को बदलना है। यहाँ से यदि पलायन रोकना है कि पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को, तो यहाँ पे कोई न कोई फैक्ट्रियां लगाना पड़ेगा, जो कि आज 10 साल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 10 साल में यहाँ पे एजुकेशन का स्तर गिरा है। यहाँ पे फैक्ट्रियां की, कल कारखानों की एक से हर कोई बंद होती जा रही है। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगार, हर कोई शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं। सॉल्ट लेक में जो पैरा टीचर्स हैं, वो पैरा टीचर्स धरने में बैठे हुए हैं, उनका कोई हाल नहीं है, वो बेहाल पे पड़े हुए हैं। लेकिन जॉय चौधरी जी, अगर ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो काफी समय से वो मुख्यमंत्री वहां पर बनी हुई हैं। जनता की अगर बात करें तो फिर किस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वो जनता को भी कहीं ना कहीं दिख ही रहे होंगे। इस बार कैसे रिप्लेस कर पाएगी जनता? वही बता रहा हूँ कि जनता को कोई न कोई लुभावने वादे देकर के, कुछ न कुछ देकर के, चाहे क्लब को पैसा देना हो या हर गली मोहल्ले में यूथ को पैसा देकर के, तो कब तक चलेगा? जनता जान चुकी है इनका ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। वो हर आए दिन हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार मिलता है, फिर भी ये सुधारने वाले नहीं है। तो भगवानी मालिक है इनका क्या होने वाला है। ऐसा हाल है कि आज इलेक्शन कमीशन को ये बोलना पड़ा कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा न हो, इसलिए भवानीपुर में इलेक्शन करवाया जा रहा है। मैंने उनको अभी ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ने दायित्व ले लिया है, इलेक्शन कमीशन ने एक ठेका ले लिया है कि ममता बनर्जी को किसी भी हालत में जा करके पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट न पैदा हो, इसको दूर करें। चलिए ठीक है। सोफिया खान जी, आपने जिस तरीके से अभी बात की ममता बनर्जी जी को लेकर, और उसके बाद आपने ये भी तय कर लिया कि सिर्फ फॉर्मेलिटी सिर्फ है, लेकिन अगर हम कुछ समय पीछे जाए तो नंदीग्राम से अगर वो वहां पर थी, टीएमसी को तो सपोर्ट किया जनता ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीएमसी को तो सपोर्ट मिला और बहुत अच्छा प्यार जो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी को वो प्यार नहीं मिला, इसलिए वो वहां से हार गई। देखिए, मैं याद दिला दूं सबसे पहले कि ममता बनर्जी की जब वोटिंग हो रही थी 2 मई को जब वोटिंग हो रही थी, तो उस वक्त ममता बनर्जी जीत चुकी थी। अचानक से फिर खबर आती है कि ममता बनर्जी 1000 या 1500 वोट से वो हार गई हैं। तो इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस कारण को खैर खंगालने का समय नहीं है। हम जो है आगे, हम जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोग आगे भविष्य को देखेंगे, हम आगे पीछे हम नहीं देखेंगे। पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमें तो काम करना है, हमें विकास के लिए काम करना है। और जहाँ तक हमारे काबिल मित्र ने जैसा कहा, रोजगार की बात, ये क्या करेंगे पहले ये बताइए। ये लोग मशवरा देते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो लोग पकौड़ा तलें, और ये लोग जो है दो सबसे पहले ये बताइए कि 2 करोड़ का जो ठीक है, आपका ये कहना है, हाँ ठीक है, आपका ये कहना है कि जीत चुकी थी ममता बनर्जी, उन्हें हराया गया है। जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है, मेरा यही मानना है। मेरा क्या, मुझे लगता है पूरे जनता का यही मानना है, क्योंकि ममता बनर्जी को देखकर अगर 205 सीट मिल सकता है, तो ममता बनर्जी को देखने के बाद तो एक सीट ममता बनर्जी कैसे हार गई, ये एक क्वेश्चनेबल है। किसने हराया, क्या लगता है? जब इतनी बातें हो चुकी तो ये भी खुलासा कर ही दीजिए, आपको किस पे लगता है कि किसने हराया है? बिल्कुल, अब वो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उस बारे में मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बस ये क्योंकि वोटिंग जब हो रही थी तो ममता बनर्जी जीत चुकी थी। अचानक 1 घंटे बाद खबर आती है कि 1000 वोट से अचानक से ममता बनर्जी जो है वो हार गई। तो ये कहाँ, मैंने ये मैं जनता पर छोड़ती हूँ, मैं मीडिया वालों पर छोड़ती हूँ कि ये आप सोचिए। बाकी खैर हम लोग पीछे क्यों जाते हैं, हम लोग वर्तमान में क्यों जाएं, हम लोग भविष्य देखते हैं। उसके बाद भविष्य देखने के बाद हम ये जानते हैं कि भवानीपुर में जिस तरह से पूरे बंगाल में ममता बनर्जी को प्यार मिला है, ममता बनर्जी को देखते हुए लोगों ने मतदान किया है, ममता बनर्जी को जिताया है, तो ये बिल्कुल निस्संदेह है कि ममता बनर्जी इस सीट को भी जरूर जीतेंगी। और मेरी ये कामना भी है, मेरी ये प्रार्थना भी है, ममता बनर्जी ही जीतेंगी। बाकी और विकास की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है, आम जनता के लिए बहुत कुछ किया है। हम यहाँ अडानी अंबानी उद्योगपति की बात नहीं करते, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल लोगों की बात करें तो ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है।
क्योंकि ये देश जो है जहाँ यहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं, वोटर्स वो ज्यादा हैं, तो वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ममता बनर्जी के अंदर कोई भी ऐब होता, ममता बनर्जी अगर उनको समझ में नहीं आती, तो जाहिर सी बात है जनता उनको इतना ज्यादा प्यार देकर बहुमत के साथ नहीं जिताती। तो यहाँ पर जनता जवाब दे रही है। मैं कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ता के तौर पर मैं नहीं कहूंगी, जनता ने जवाब ऑलरेडी दे दिया है और ये फॉर्मेलिटी होना है, ममता बनर्जी जरूर जीतेंगी। ठीक है जॉय चौधरी जी, मैं इसको ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अति उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में ये भी एक आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी जीत चुकी थी लेकिन उन्हें हराया गया। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप तो आपके ऊपर इर्द गिर्द घूम ही रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है और ये लोग कोर्ट में गए हैं इस मुद्दे को लेकर के। फिर भी इन्हें संदेह है, तो कोर्ट का भी जजमेंट आ जाएगा। रोज कोर्ट से एक जजमेंट आता है, चाहे हिंसा को लेकर के हो या शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी के मामले में हो। हर दिन आए दिन इनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से उतार मिलता है, फिर भी ये लोग नहीं सुनते हैं। फिर भी ये लोग कुछ न कुछ करते हैं। कभी इनको डीजी को रिक्रूट करना है तो कभी इनको जो विचाराधीन मामले है उसमें सीआईडी समन भेज देता है किसी को, तो कभी ये लोग बड़े जहाँ हार गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, ये भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार हुई है कि मुख्यमंत्री हार गई है और वो हारने के लिए फिर से कोर्ट में गई है कि हाँ भाई मैं हार गई हूँ, उसका फैसला कोर्ट करे। ये पहली बार भारतवर्ष में हो रही है। और दूसरी तरफ इनके जो अफसर हैं वो इसी को चिट्ठी लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में यदि भवानीपुर का इलेक्शन नहीं होता है, ममता बनर्जी का इलेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगी। इस संवैधानिक संकट को रोकने के लिए आप लोग इलेक्शन करवाइए। और इलेक्शन कमीशन कई हद तक इनको तो दया करके बोलिए या इनसे प्रेरित होकर बोलिए। आज एक खाली पर्टिकुलर एक सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में, एक सीट पे खाली बाई इलेक्शन हो रहा है जो कि किसी आलम जज। ऐसा क्या नौबत आ गया? आज ही ममता बनर्जी की बोले संवैधानिक संकट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उनके जगह पे दूसरा बैठ जाएगा, तो संवैधानिक संकट रोकने का दायित्व का इलेक्शन कमीशन ने ले लिया है। तो कहीं हद तक ये आपस में छल चतुरी करके किसी हद तक अपने आप को अपना सीट बचाना चाहते हैं, अपना साथ बचाना चाहते हैं। हाँ मैं भवानीपुर से जीत गया है। और आप लोगों को पता होगा जिस दिन नंदीग्राम का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था उस दिन जब बोली थी, उस दिन ममता बनर्जी ने खुद बोली थी कि कोई बात नहीं, चलो अच्छा हुआ, वहां की जनता ने मुझे हरा दिया तो मैं कलकत्ता से ले लूंगी, चलो अच्छा हुआ, मुझे बार बार नंदीग्राम नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल और सोफिया जी ने आपसे करा था कि जिस तरीके से आप रोजगार की बात कर रहे हैं, किस तरीके के रोजगार आप बंगाल में दे पाएंगे युवाओं को? किस तरीके से बंगाल की काया पलट आप कर पाएंगे? इसके लिए भी तो कुछ प्लानिंग होगी आपके पास में। जी मुझे बोलना है क्या? जी आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए अभी तो देखिए हमारी जो प्लानिंग किया हुआ मैनिफेस्टो में थी, जनता को नहीं सही लगा, जनता ने तृणमूल कांग्रेस को चुना है। अब तो इन्हें बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना है। जो टायर टीचर्स धरने बैठे हुए उन्हें संभालना है, उनको नौकरी इनको देना है। जिनका एसएससी टेट में ये लोग उत्तीर्ण हो चुके हैं, मतलब पास हो चुके हैं, फिर भी नौकरियां नहीं मिल रही है, उन्हें देखना है इनको। लेकिन इन्हें देखना है कि कैसे शिक्षक जो बेरोजगार धरने बैठे हुए हैं वो कैसे उसकी समस्या समाधान करे। इन्हें देखना है कि शिक्षकी को इनका था कि जो शिक्षक हैं वो उनको खुद के जिले में नौकरी रहे, वो हटा करके दूर दूर के जिले में इनको नौकरी लगवा दे रहे हैं, जिसके लिए शिक्षिका जो महिलाएं शिक्षक हैं वो रास्ते के ऊपर धरने में बैठ करके और विष पी लिए। तो ये चीज तो इन्हें देखना है। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर को पहले संभाल ले। अभी आप देख लीजिए विरोधी दलों पे केस हुआ है, उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल पहले ये संभाल लें और पता नहीं ये 1 महीने के अंदर में ममता बनर्जी के ऊपर केस हो जाए, मुझे ये लगता है, क्योंकि अल्टीमेट उनका जो हाथ है बीजेपी कर्मियों के खून से लगा हुआ है। और जिस तरह से सीबीआई जांच कर रही है हाईकोर्ट के निर्देश पे, अब मुझे लगता है कम से कम कहीं ममता बनर्जी के घर पे नो सीबीआई पहुंच जाए इस खून की वजह से। चलिए ठीक है सोफिया जी, अगर बात करें, चलिए ये तो रोजगार देंगे या रोजगार इस तरीके से युवाओं को देते हुए दिखाई देंगे। आपकी तो कई दिनों से सरकार है, उसके बाद में भी आपने क्या किया युवाओं के लिए? किस तरीके से रोजगार उन्हें दिए? देखिए रोजगार की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो है सरकार इस
मामले में जो है हमने बहुत कुछ दिया है। आप देख सकते हैं द्वारे सरकार में आप जाइए, द्वारे सरकार घर घर में सरकार पहुंच चुका है। घर घर में जो है क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं। हम आज युवा को स्टडी लोन के लिए, हम जितने भी छात्र हैं उनको स्टडी लोन के लिए हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड दिया है। ये बताइए कि ये जो सेंट्रल में, जो केंद्र में जो सरकार बैठी है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए क्या किया है? बंगाल को छोड़, यहाँ पर उनके 18 सांसद हैं, उन्होंने क्या किया है? कोरोना काल में किस तरह से उन लोगों ने वैक्सीन और दवाइयाँ जो है, सबसे ज्यादा बंगाल में कमी है क्योंकि केंद्र ने उसको सप्लाई नहीं करवाया यहाँ पर। इसका जवाब कौन देगा? और दूसरी चीज है, सरकार यहाँ पर ऑलरेडी माटी मानुष की सरकार जो है बहुत कुछ कर रही है, अनगिनत कुछ कर रही है। कन्याश्री से लेकर, रूपोश्री से लेकर, जॉय बांग्ला से लेकर अभी 500 रुपए जो है लक्ष्मी भंडार के नाम पर जो है हर एक महिलाओं को दिया जा रहा है ताकि वो सशक्त हों। और क्रेडिट कार्ड, जैसे मैंने कहा, क्रेडिट कार्ड का स्कीम है, वो उससे छात्र जो है वो अपने एजुकेशन को पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे कई अनगिनत स्कीम है। मैं अपने काबिल मित्र से कहूंगी कि वो जाकर जो है वेस्ट बंगाल के साइट पर जाएं और उनको सब कुछ दिख जाएगा। और ये सिर्फ कसनी में नहीं है बल्कि करनी में है। द्वारे सरकार गली गली में है, घर घर में घुसा हुआ है सरकार के पास लोगों को आने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार जो है आज लोगों के पास पहुंचकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। जय चौधरी जी, एक सवाल यहाँ पर सोफिया जी ने उठाया है कि सिर्फ बंगाल के नहीं, केंद्र की भी कुछ चीजें बनती है। केंद्र पर भी लगातार सवाल उठते हैं, चाहे आप बंगाल की बात कर लें या केंद्र शासित जो जितने भी है चीजें यहाँ पर उनकी बात कर लें, जो कांग्रेस से शासित प्रदेश है उनकी अगर बात कर लें, तो लगातार वो इस तरीके से कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल एकमात्र स्टेट है जो हर बात बात में केंद्र सरकार पे आरोप लगाता है। अभी सोफिया जी बोल रही थी कि बहुत सारे प्रकल्प ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है, द्वारे सरकार। पहले उन्हें ये नहीं पता कि द्वारे सरकार में काम क्या होता है। बेरोजगारों को आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, स्टूडेंट को स्टडी लोन दे रहे हो, बच्चे लोग लोन लेके पढ़ तो लेंगे, उसके बाद वो लोन चुकाएंगे कैसे? जब यहाँ पे 10 साल में आज कोई नौकरियों की व्यवस्था नहीं हुआ है तो लोन लेकर के चुकाएंगे कैसे? वो तो डिफॉल्टर हो जाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उनका सिविल खराब हो जाएगा। ये सब नहीं पता है। आज एक सरकार द्वारे जा रही है, आप द्वारे सरकार के माध्यम से रेशन कार्ड दे रहे हो, वो भी केंद्र सरकार की प्रकल्प है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर स्टेट को वन नेशन कार्ड मानना पड़ेगा, तब जाके ये हर व्यक्ति रेशन कार्ड दे रहे हैं। इसमें अलग आप क्या कर रहे हो? आप द्वारे सरकार में घर घर जाकर रेशन कार्ड दे रहे हो। आप बताओ ना कितने आदमी को नौकरी दिए हैं? आज आप बता रहे हो वेबसाइट कौन सा, आप बताइए किस वेबसाइट में जाए जहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में इतनी सारे फैक्ट्री लगी है, इतनी सारे बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। एक साइट का नाम बताइए जहाँ पे देखा जा सकता है। कोई नहीं बोल पाओगे, आप खुद नहीं बोल पाओगे कि किस साइट पे जाकर कितनी बेरोजगारों को, बंगाल की इतने बेरोजगारों को रोजगार मिला है। आपके पास खुद नहीं डेटा है। ठीक है, यहाँ पे कितनी मजदूर, आज कोरोना के टाइम में यहाँ पे कितनी सारे बेरोजगार मजदूर आए हैं, इसकी डेटा आपके पास नहीं है। इसकी आप डेटा बताओ कितनी बेरोजगार यहाँ पे हैं। यहाँ से जनता बाहर क्यों काम करने के लिए जाएगी? आप यहाँ पे क्यों नहीं रोजगार व्यवस्था कर पा रहे हो? इसकी जांच बताइए। रहा बात कोरोना काल में, तो कोरोना काल में पश्चिम बंगाल, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सारा भारतवर्ष का 6वां ऐसा राज्य है, 6th ऐसा स्टेट है पश्चिम बंगाल का जिसको सबसे ज्यादा वैक्सीन मिल रही है। जितनी स्टेट मिल रही है उसमें से पश्चिम बंगाल का स्थान 6वां है, 6th प्लेस पे है जिसको मिल रही है। ये डेटा मैं इससे पहले दिन जब बहस चल रही थी मैं उसे दे चुका था, आप चेक कर लीजिएगा। तो हर बात में केंद्र सरकार, आपके बगल में उड़ीसा है, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चल रही है। आप कितना देखोगे कंप्लेन करते हुए बात में? अरे आप स्वनिर्भर होइए ना, अपने पांव पे खड़े होइए ना। आप जब 500 रुपए का देते हो दूसरे को, उससे क्या महिलाओं का क्या समाधान हो जाएगी? 500 रुपए में एक फैमिली के 500 रुपए में चल जाएगा? आप खुद सोच के बताइए, नहीं चलेगा। आप कोई परमानेंट सोल्यूशन तो दीजिए यहाँ की जनता को। यहाँ की जनता वैक्सीन के लेके मारामारी करता है, यहाँ की जनता वैक्सीन लेके मारामारी करता है, वैक्सीन नहीं यहाँ मिलती है, उसकी व्यवस्था आप करें। ठीक है सोफिया जी, इतने आरोप यहाँ पर लगे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जुमला देना सिर्फ इनके भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं, वो लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने लीडर से सीखा है कि जुमलाबाजी करो। ये जुमलाबाजी केवल बंगाल के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर एक राज्यों के लिए है। अब तक जुमला ही दिया है इन लोगों ने। जाहिर सी बात है कि जुमला देते देते इन लोगों को दूसरों का काम जो है, दूसरे राज्यों का काम जो है वो नजर नहीं आता। इनको लांछन लगाने की आदत भी हो गई है। और वैक्सीन की कमी तो है, ये रिसर्च करके ये देख लें, ये जनता के सामने आकर कुछ भी उल जरूर बोल देंगे, उससे
विश्वास नहीं करेगी। तो बंगाल में सबसे ज्यादा कम वैक्सीन दिया गया है बनस्पत आपके, अगर हम कंपेयर करें दूसरे अन्य राज्यों से, जहाँ पर भाजपा के जो राज्य हैं वहाँ पर वैक्सीन को ज्यादा दिया गया है। अब ये भेदभाव क्यों, यही बता पाएंगे, भाजपा के लोग ही बता पाएंगे। शायद हो सकता है कि यहाँ पर बुरी तरह हारने के बाद बंगाल वासियों से किसी तरह का कोई रिवेंज हो रहा हो या बदला लिया जा रहा हो। ये लोगों ने जो है इतने ज्यादा इन लोगों के करने के बावजूद भी, इतना ज्यादा कैंपेनिंग के बावजूद भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कैंपेनिंग के बावजूद भी अगर बहुमत के साथ इनको हराया गया, बहुमत के साथ हराया गया, मैं कहूंगी बहुमत के साथ हम जीते ही हैं, लेकिन इनको भी मेजोरिटी में इनको हराया गया, तो इस हार को संभाल नहीं पाए। और वैक्सीन तो नहीं है, वैक्सीन और दवाइयाँ की कमी है, इसके लिए ममता बनर्जी जो है वो गई भी थी, दिल्ली भी गई थी कुछ दिनों पहले, और वैक्सीन और दवाइयों की मांग भी की। ठीक है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई थी, और पिछली बार देखा गया था कि बहुत सारे जो कुछ नेता थे टीएमसी के वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो जाए और फिर से अगर वो यहाँ से भी हार जाए तो? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। ये अगर हम चलिए भूल जाते हैं पिछली बार क्या हुआ, अगर हम ये भी भूल जाते हैं कि कौन हारा, क्यों हारी, चलो ठीक है, ये अगर हमने स्वीकार भी कर लिया कि चलो दीदी हारी, अगर दूसरी बार ये हमारे संविधान में अगर ये है लिखा हुआ है कि फिर से वो चुनाव कर सकती हैं, तो वो करेंगी, और करने के बाद जनता जनार्दन है, जनता जिनको जिताएगी वो हमारे सर आंखों पर। ये तो मैंने एक प्रेडिक्शन दी है, आपने एक ओपिनियन मांगा मेरा कि कौन जीतेगा, तो मैंने आपके सामने जो है सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया कि दीदी ही जीतेंगी, क्योंकि दीदी जो है हमेशा से वो सीट को जीतती आई हैं। भवानीपुर सीट जो है वो हमेशा से दीदी जीतती आई हैं। प्लस अगर मान लीजिए नहीं भी जीतती, वो सीट उनकी नहीं भी होती, तो हम जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि दीदी ने जो काम किया है उसको देखते हुए जो है सरकार, जनता जो है वो दीदी को जरूर जिताएगी, क्योंकि दीदी ने कोई जुमला नहीं दिया है। दीदी जो है ग्राउंड लेवल में काम करती हैं, दीदी जो है जनता की नेत्री हैं, वो अंबानी और अडानी की नेत्री नहीं है, वो जनता के लिए काम करती हैं, ग्राउंड लेवल में काम करती हैं, हर एक समय वो जनता के साथ खड़ी रहती हैं। पिछले साल भी कोरोना में जो है सबने देखा, पूरे भारत के लोगों ने देखा किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही थी अपने जान को बिना डरे हुए। बाकी लोग तो थाली घंटी बजाने में रह गए एसी कॉन्फ्रेंस में बैठकर, लेकिन दीदी ही थी जो 65 वर्ष के होने के बावजूद भी लोगों के बीच में खड़ी थी। तो ये समझ में आता है ना कि जनता का लीडर कौन है। तो जनता की लीडर अगर ममता बनर्जी हैं तो बंगाल के लोग जनता के लीडर को ही पसंद करेंगे और जरूर वो जीतेंगी। यही हमारी कामना भी है और यही हम चाहते भी हैं। जॉय जी, यहाँ तो चलिए बात कुछ और पूछी गई थी लेकिन उसे कहीं और डाइवर्ट करके बता दिया गया, लेकिन फिर भी सवाल मेरा आपसे यही है, अगर मैं आपसे क्रॉस करूं तो जैसे बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई थी, शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, अब क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर टीएमसी का कोई नेता या कोई दूसरा शुभेंदु अधिकारी आपको वहां से मिल गया? देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम वहाँ पे दमदार नेता उतारेंगे, जरूरत पड़ेगा तो। कल भी शुभेंदु अधिकारी ने पेश किए थे कि पार्टी यदि उन्हें दायित्व देता है तो वो फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। तो हो सकता है कि वहां पे हमारे बड़े नेता तथागत राय जो है वो खड़े सकते हैं। हो सकता है यहाँ भी ये भी हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी स्वयं फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ उतर सकते हैं चुनाव में। तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो फैसला करेगी कि वहां का कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन ये तो है तय है कि कांग्रेस वहां पे कोई अपना कैंडिडेट नहीं देगी, लेफ्ट कोई कैंडिडेट नहीं देगी। बीजेपी के साथ में इनका सीधा का टक्कर होगा और कांटे का टक्कर होगा। बीजेपी ये दिखाएगी कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल जो इनका पुश्तैनी सीट रहा है, जहां से ये 2-2 बार से जीत चुकी है, वो सीट से जीतना इन्हें इतना आसान नहीं होगा, ये इन्हें मालूम चल जाएगा। बिल्कुल। तो अगर बात की जाए भवानीपुर के भंवर की, तो जैसा कि बार बार सूफिया जी तो कह ही रही हैं कि वहां से ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जीतेंगी तो ममता बनर्जी और वापस से सरकार यहाँ पर बनेगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ममता बनर्जी ओवर कॉन्फिडेंस होकर के आज भवानीपुर की जनता का 10 साल से प्रतिनिधित्व करके वहां की जनता को अपसम्मानित करते हुए यहाँ से उनको छोड़ करके चली गई थी नंदीग्राम। क्यों नंदीग्राम गई थी? कि वहां पे कुछ माइनॉरिटी और इसका चक्कर था, मैं इसमें नहीं जाऊंगा अभी, उसके लिए वहां गए थे। वहां जब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा तो फिर से वो दौड़ करके चले आए हैं भवानीपुर। तो भवानीपुर की जनता भी जागरूक है, पढ़े लिखी जनता है, उन्हें मालूम है क्या करना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी के झांसे में नहीं आने वाले हैं और उन्हें जो ये बीच में छोड़ के चली गई थी उसे उचित शिक्षा दे करके
ममता बनर्जी की लाखों से ज्यादा वोट से हराएंगे। मुझे ये यकीन है कि भवानीपुर की जनता उन्हें इस बार नकार देगा, क्योंकि इसे देखिए, इससे पहले सुवर्णी चट्टोपाध्याय की जिताया था वहां की जनता ने, उन्होंने ममता बनर्जी जीते, इसके लिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो ये उस सीट को अपनी माने पुश्तैनी सीट मान चुकी है अपनी, कि हाँ परंपरागत सीट ये मेरा है। तो ये परंपरागत सीट का जो उनका सपना है, उनका जो सोच है, उस सोच को भवानीपुर जनता तोड़ देगा और वहां से इस बार हमें नहीं लगता कि ममता बनर्जी वहां से उस सीट से जीत पाएगी। चलिए, भवानीपुर का भंवर जिस तरीके से देखा जा रहा था, आप दोनों ही इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जिनमें से एक भवानीपुर सीट भी है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई थी। हालांकि भवानीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव भी नंदीग्राम के संग्राम से कम नहीं होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये वाकई में संग्राम बनता है या फिर वहां से भी वो जीत जाती है, या इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।